नमस्कार जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए यहाँ पे, और आप सबका इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ आने और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैं डॉक्टर पूजा मेहता हूँ, फोर्टिस ब्लूम आईवीएफ सेंटर मोहाली में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। तो मेरे कलीग डॉक्टर परमिंदर कौर सेठी सीनियर कंसल्टेंट है, और डॉक्टर सुनीता चंद्रा ये भी सीनियर कंसल्टेंट है। पर्सन लोगों में इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। इनफर्टिलिटी एक मेन प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस, कैरियर ओरिएंटेशन, उसमें बहुत और प्लस मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं। अब आज का मीटिंग और आज हम जो बात कर रहे हैं उसका ये पर्पज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हर इनफर्टाइल कपल को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैक्सिमम लोगों को नेचुरल तरीक़ों से, सिंपल इलाजों से प्रेगनेंसी हो जाती है। सिंपल इलाजों में मतलब दवाइयाँ कई बार देनी पड़ती है, कई बार हम सिंपल लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, उसके थ्रू प्रेगनेंसी रहती है, कई बार रसौलिया आती है वो ठीक हो जाता है, उस पर प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन एक जो मेजर चीज़ है कि जिन लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है वो आईवीएफ फेलियर क्यों होता है? बिकॉज सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ इज अराउंड लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज में 40 to 50% सक्सेस रेट है। तो वो फेलियर क्यों होता है, तो उस पर हम मेन लाइट देना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन की सक्सेस ना होने का एक मेजर कारण ऑफकोर्स एम्ब्रियो, जिसको हम कहते हैं आईवीएफ। क्या होता है? आईवीएफ एक नया जीवन बनाने की प्रक्रिया है। इट्स नॉट लाइक कि कोई बीमारी है, हमने जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो गॉल ब्लैडर निकाल दिया, तो उसका तो सक्सेस रेट 100% होगा, बिकॉज निकाल दिया तो ठीक हो जाएगा पेशेंट। लेकिन ये एक नया जीवन बनाने की प्रक्रिया है, इसमें सक्सेस रेट बहुत लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब ये है कि अगर 100 लोगों में आईवीएफ हम लोग करते हैं तो 100 में से अगर लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज है तो 40 to 50% लोग प्रेग्नेंट होते हैं। अब रहे जो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे तो वो क्यों नहीं हो रहे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिस बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो उसमें एक मेजर कारण होता है जो एक होता है एम्ब्रियो का रीजन, जिसमें कहते हैं कि जो एम्ब्रियो एक और एक स्पर्म को मिला के जो बेबी बनता है, जो कहते हैं जो भ्रूण बनता है, जो वो एम्ब्रियो कैसा बन रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसमें स्पर्म का फैक्टर, एग का फैक्टर ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात है यूट्रस की लाइनिंग, और एक जो थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड और निगलेक्टेड है वो है लैब, जो आईवीएफ लैब, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते यूजुअली। व्हाट डज दैट मीन कि आईवीएफ लैब किस तरह से इक्विप होना चाहिए। अभी तो एक एआरटी बिल भी पास हो रहा है जिसकी अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें उन्होंने लैब के रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिंजेंट कर लिए, जिसमें उन्होंने ये स्पेशली कहा है कि जो एएचयू, सबसे पहला चीज़ होता है लैब में एयर हैंडलिंग यूनिट होती है, तो एयर हैंडलिंग यूनिट जो लैब का है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हर एक का अलग एयर हैंडलिंग यूनिट होना चाहिए, हर एक इंक्यूबेटर्स बहुत हाई ग्रेड के होने चाहिए। अच्छा, इंक्यूबेटर्स के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे लेज़र हैचिंग होती है, जैसे कैसे मुर्गी अंडे में से निकलती है बाहर, वैसे ही हमारा बेबी जो एम्ब्रियो है वो 5वें या 6ठे दिन पे इम्प्लांट होता है, मतलब हैच होके बच्चेदानी में चिपकता है। तो वो जो लेज़र हैचिंग वाला प्रोसेस है वो हम बाहर लैब में कर सकते हैं, तो एक लेज़र हैचिंग का प्रोसेस होना चाहिए। मेल इनफर्टिलिटी के लिए स्पेशली बहुत सारे एडवांसमेंट हुए। जिनको मेल्स में प्रॉब्लम होती है उनमें बहुत एडवांसमेंट्स हुए। उसमें से सबसे बड़ी चीज़ आती है इक्सी। इक्सी इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब एक एग लिया, एक स्पर्म लिया, उसमें इंजेक्ट किया। दूसरा आता है इम्सी। इम्सी इज मॉर्फोलॉजिकली सिलेक्शन, जैसे कई लोगों के स्पर्म्स एबनॉर्मल होते हैं तो उसमें मैग्निफिकेशन बहुत ग्रेड बढ़ जाता है, तो इम्सी है। एक आता है जिसमें कई बार फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है स्पर्म्स में, तो उसमें माइक्रोफ्लूडिक्स एक टेक्निक है। एक और मेन चीज़ है, किसी किसी के एब्सेंट स्पर्म्स होते हैं जिसमें स्पर्म्स होते ही नहीं है, तो उस केस में टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन होता है। माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर से हम स्पर्म्स को एस्पिरेट कर सकते हैं। तो ये एडवांसमेंट्स मेल इनफर्टिलिटी में बहुत हाई एंड आई है। फीमेल इनफर्टिलिटी में भी बहुत तरीके से एडवांसमेंट्स आई है, जैसे पीआरपी वगैरह। डॉक्टर मेरे फ्रेंड डॉक्टर परमिंदर और डॉक्टर सुनीता थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली हम उन रीसेंट टेक्निक्स के बारे में बात करना चाहते हैं जिनसे हमारा रिजल्ट हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या वो पेशेंट्स या कपल्स जो बार बार रिपीटेडली फेल हो जाते हैं, जिनमें कंसेप्शन नहीं होती, तो उनमें क्या बेटर टेक्निक्स हैं जो उन्हें सक्सेस दिला सकते हैं। इसी में जैसे डॉक्टर पूजा ने बताया, पीआरपी एक ऐसी टेक्निक है, न्यू एडवांसमेंट है, जिसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसमें से हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं और वही पेशेंट के अपने ब्लड से बना हुआ पीआरपी हम उनके यूट्रस में इंजेक्ट करते हैं।
जिसकी वजह से सक्सेस के रेट्स काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 10 to 12% बढ़ जाते हैं। तो जो पेशेंट्स बार बार फेल हो जाते हैं, 1 टाइम फेलियर या 2 टाइम फेलियर, उनमें हम PRP करके उनका सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। ऐसे ही देयर आर मेनी एडवांसमेंट्स, ऐसे ही देयर आर फ्यू मोर एडवांसमेंट्स जिनसे हम सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि उसके हिसाब से हम GCSF एक ऐसा मेडिसिन है जो हम आजकल इंट्राइन डाल रहे हैं, जिससे अगेन हम सक्सेस बेटर अचीव कर सकते हैं। तो ओवरऑल द थिंग इज कि वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंट दिस कंडीशन। नाउ इफ इट इज देयर देन वी हैव टू ट्रीट, एंड इफ वी आर ट्रीटिंग देन वी हैव टू डू द मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू अचीव दैट सक्सेस। But still 100% success is not achievable, but still we can reach up to 70 to 80%. Dr. Sunita? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि फर्स्ट हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेशेंट का, क्योंकि जो पहली हिस्ट्री है उसमें क्या क्या प्रोसीजर उनका किया गया है एंड विच इन्वेस्टिगेशंस और डन, जो रिमेनिंग इन्वेस्टिगेशंस है जो नहीं किए गए, या विच टेक्निक यूज्ड फॉर द IVF, लाइक प्लेन IVF यूज़ किया है तो हमने एक ही करना है, अगर एक ही पहले हुआ है तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि जैसे सिंगल ट्रांसफ़र है, Day 3 ट्रांसफ़र होता है एक जिसमें, एंड द अनदर इज़ ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र होता है, उससे इम्प्रूवमेंट हो जाती है काफ़ी। एंड ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र के साथ साथ अनदर इज़ सिक्वेंशियल ट्रांसफ़र, जिसमें हम 2 days एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं, Day 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं एंड आफ्टर ए गैप ऑफ 1 day Day 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं ब्लास्टोसिस बना करके। उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। And one more thing, counseling of the patient on the first step is very important because we have to explain about the results. अगर पेशेंट पूरी तरह होपफुल हो जाता है कि 100% रिजल्ट आएगा एंड अगर नेगेटिव आता है तो बहुत डिप्रेस हो जाता है, तो उसको ये बताना है ये साइंस है, टेक्निक है, ये मिरेकल नहीं है। तो ये बैक टू बैक फिनोमेना उनको लेना है। एंड समटाइम स्ट्रेस इतना ज़्यादा हाई हो जाता है पेशेंट का कि वो स्ट्रेस ही बॉडी को इतना रेजिस्टेंट कर देता है कि एम्ब्रियो के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो उसके लिए काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द टेक्निक्स। ओके, दोनों में ठीक है, आई एम श्योर। तो अभी देखो ग्रेड 2 वेरिकोसिल के लिए यूजुअली हम सर्जिकल ऑप्शन होता है अगर वो सिम्टोमेटिक है। कई बार वो सिम्टोमेटिक नहीं होते, तो उस केस में सर्जिकल ऑप्शन ना करके हम उनके काउंट्स देखते हैं सिंपल मेडिसिन से, और अलग टेक्निक्स होती है। नॉर्मली एक यूरोलॉजिस्ट एग्जामिन करके देखता है, तो उनको कई टेक्निक्स के द्वारा वो वेरिकोसिल थोड़ा कम हो सकता है। बट हाँ, सर्जरी इज़ द मेन ऑप्शन फॉर वेरिकोसिल इफ सिम्टोमेटिक। पर अगर जैसे काउंट्स कम है और प्रेगनेंसी प्लान करनी, तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि हम उनके स्पर्म्स लेके फ्रीज करके रख लें और फिर बाद में वो सर्जरी करवाएं। बिकॉज कभी कभी वेरिकोसिल की सर्जरी के बाद काउंट्स थोड़े कम हो सकते हैं, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। तो ये आई हैव टू पॉइंट इट आउट कि नॉट ऑलवेज, कई बार रिजल्ट अच्छा भी होता है लेकिन कई बार कम भी हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके इसमें सेफ साइड हम उनकी सीमेन सैंपल लेके फ्रीज करके रख देते हैं और फिर बाद में हम प्लान करते हैं उनका सर्जरी के लिए अगर वो सिम्टोमेटिक है तो। दूसरी चीज़ जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अगर जुवेनाइल डायबिटीज़ जिसको आप कह रहे हो कि बाय बर्थ इंसान को डायबिटीज़ है, तो उस केसेस में डेफिनेटली काउंट्स की कमी आती है। लेकिन आजकल पता है क्या, लेटेस्ट PGT करके टेस्ट आता है जिसके थ्रू अगर डायबिटिक वाला जीन है तो वो बच्चे में नहीं डालना, तो वो भी हम टेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी हम एक पेशेंट कर रहे हैं जिनका अभी प्रेगनेंसी हो गई है, जिनके हस्बैंड वाइफ दोनों थैलेसीमिया माइनर थे, और फिर हमने उसको PGT करके टेस्ट करके जो थैलेसीमिया वाला जो सिंपल मतलब जो जिसमें थैलेसीमिया माइनर ही था वो डाला बेबी। मेजर वाला डाल देते तो प्रॉब्लम हो जाती, बिकॉज फिर बच्चे का सर्वाइव होने के चांसेस बहुत कम थे। तो आजकल देखो पर्पस क्या है, हम क्यों बात करें, अगर सब चीज़ों को शॉर्ट करके बात करें तो एडवांसमेंट्स बहुत ज़्यादा है हमारे फील्ड में। PGT करके जो एडवांसमेंट है वो लैब में अगर हम करें, उस पर एम्ब्रियो की बायोप्सी Day 5 पे लेके भेज देते हैं, तो उससे सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा हो जाता है। एंड जैसे कह रहे डायबिटीज़ में अगर टचवुड सब कुछ ठीक हो तो प्रेगनेंसी आराम से हो सकती है। अगर मेडिकेशन से टेस्टोस्टेरोन या जो एस्ट्रोजन काउंट है, कैन इट बी इंक्रीज फॉर डायबिटिक मेलाइटस और जुवेनाइल केस? सी द थिंग इज, इफ द काउंट्स आर वेरी लो, डेफिनेटली मेडिसिन हेल्प करते हैं, मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं जो हेल्प करते हैं। लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ कि उन पेशेंट्स के लिए अगर काउंट्स बहुत ही कम है तो उन केसेस के लिए हमें हाँ डेफिनेटली डायबिटीज़ को तो कंट्रोल करना ही करना है। डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी तो वैसे ही फ़र्क पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा काउंट्स में। पर अगर सपोज इरिवर्सिबल डैमेज हो गया उसके वजह से, तो उस केसेस में हम लोग सिंगल स्पर्म फ्रीजिंग भी करते हैं, दैट टेक्निक। बिकॉज कई लोगों के स्पर्म्स बहुत ही कम होते, तो उसमें एक नया टेक्निक आया जिसको हम कहते हैं सिंगल स्पर्म फ्रीजिंग। तो एक एक स्पर्म को अलग अलग तरीके से फ्रीज करके रखा जाता है
आप सोचो जहाँ मिलियंस ऑफ स्पर्म की हम बात कर रहे हैं उसमें हम सिंगल फ्रीजिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब एडवांसमेंट जो टेक्निक की उससे बहुत बेटरमेंट करता है। इसमें कितने एज तक संभव है? किसकी बात करूँ, मेल की बात कर रहे हो? सर देखो ऐसा है कि पहले तो कोई एज का लिमिट नहीं था। अब बिकॉज ऑफ द गाइडलाइंस एंड ऑल तो कहा जाता है कि 50, अभी तक वो लॉ आया नहीं है। आई थिंक अभी एक हम लोग IMA में जा रहे हैं, इसके बाद IMA में भी शायद एक प्रेस मीटिंग है कुछ इसी बारे में, बिकॉज ART बिल पास हो गया है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि 55 ईयर्स मेल एंड 50 ईयर्स फीमेल के बाद प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी चाहिए, यू नो, बिकॉज अल्टीमेटली द बेबी व्हेन इट इज बॉर्न इट इज इंडस्ट्री टू द बेबी ऑल्सो। इफ मोर देन 50 ईयर्स की एज में प्रेगनेंसी होती है तो बाय द टाइम द कपल इज 70 ईयर्स द चाइल्ड इज नॉट इवन 20 ईयर्स, यू नो। तो इसीलिए ये लॉ आया हुआ है। इसमें खर्चा कितना था? देखो खर्चा यूनिवर्सली टेक्निक्स के हिसाब से कई बार बढ़ता जाता है, लेकिन एक जनरल अगर हम सिंपल IVF की बात करें 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आता ही है। हर जगह सेम ही होगा, हर प्राइवेट सेंटर में सेम होगा। सिम्टोमेटिक पेशेंट में अगर हम सीमेन फ्रीजिंग करके रख लें तो चांसेस अच्छे होते हैं। देखो इट वेरीज सी इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, द कॉस्ट फॉर एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, वी जस्ट कांट से कि यस इतना ही होगा, यू नो, बहुत वेरिएशन आता है उस चीज़ में। Best egg and the best sperm. Yes, definitely yes. So how much time does it take per person? Like freeze करके ही रखना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है, otherwise also can it be done? जैसे नेचुरली अगर ट्राई कर रहे हैं, नेचुरली नहीं हो रही प्रेगनेंसी, सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए एक स्पर्म चाहिए, यू नो, जस्ट वन स्पर्म, बिकॉज एक एग को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है, राइट? तो वो एक राइट स्पर्म कौन सा है वो कब किसको पता होता है? तो नेचुरली तो हमारे कितने पेशेंट्स हैं इनके जिनको हमने कह दिया कि IVF ही करना पड़ेगा, लेकिन वो नेचुरल प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? तो सर कभी भी नेवर से कि देयर इज नो होप, देयर इज ऑलवेज अ होप। किसको मिलना पड़ेगा, किसी को चेक करवाना हो, हमारे जो व्यूअर्स देखते हैं उनका क्वेश्चन ये रहेगा कि हमारे केसेस ये हैं, हमें कहाँ मिलना है, किसको मिलना है, फोर्टिस पे आके कहाँ जा सकते हैं? देखो अगर फोर्टिस में आ रहे तो हमारा सेंटर 3rd फ्लोर पे IVF डिपार्टमेंट है हमारा, जो आप हमें आके मिल सकते हैं, ठीक है? फोर्टिस ब्लूम IVF सेंटर अगर गूगल पे डालेंगे तो उनको वैसे ही पता चल जाएगा। बट येस कई बार हम रेफर करते हैं, अगर मेल में प्रॉब्लम है तो सिंस वी कैन एग्जामिन द मेल वी रेफर हिम टू यूरोलॉजिस्ट, तो यूरोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं, वो भी फोर्टिस में, यू नो, वी आर ऑल इन हाउस, वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल, यू नो, अंडर वन रूफ। ऐसा होता है कि पेशेंट जाता है, एक पेशेंट, और वहाँ कहा जाता है पहले कार्ड दूंगा, ये 900 रुपये का कार्ड बनेगा, उसके बाद ही आपको कोई कंसल्टेशन मिलेगी। इज इट ट्रू विद फोर्टिस? एक्चुअली वी गोइंग टू एवरी हॉस्पिटल और हियर इन मोहाली, आईवी है या और भी है, नाम नहीं लेंगे, तो इज इट ट्रू? तो देखो एक जब एक डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जा रहे हैं तो एक डॉक्टर की जो फीस होती है, हमारी मेरी तो फीस 650 रुपये। डॉक्टर की फीस बाद में शुरू होती है? नहीं, हमारे यहाँ पे 650 रुपये फीस है मेरी, हार्डली, यू नो, इट इज नॉट इवन, आई मीन वेरी हार्ड ट्यूब ब्लॉक है या छोटी है तो कंडीशंस में क्या कह रहे हो आप? ट्यूब ब्लॉक की जो ट्यूब है वो छोटी है या ब्लॉक है तो कंडीशंस में छोटी ऐसा कोई टर्म नहीं होता अनलेस कि वो काटी गई हो, पर ब्लॉक ट्यूब्स होती है डेफिनेटली। देखो हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस बहुत हाई है, एंड ट्यूबरकुलोसिस में कई बार ट्यूबें ब्लॉक हो जाती हैं। तो उस केस में अगर ट्यूबें दोनों ब्लॉक है, अब पेशेंट एक यंग पेशेंट मेरे पास से 27 साल की पेशेंट आती है विद ब्लॉक ट्यूब्स, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक दूरबीन डाल के देखूँगी कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, एक्चुअली ब्लॉक्ड है कि मतलब कई बार पेन की वजह से वो स्पाज्म में बंद हो गई है। अगर लैप्रोस्कोपी में भी ब्लॉकेज आता है और वो खुल नहीं सकता ब्लॉकेज, हम पहला कोशिश खोलने की ही करते हैं। अगर ओपन करके नहीं, अगर सपोज ओपन हो तो तब हम IVF का ऑप्शन देते हैं, अदरवाइज डेफिनेटली हम कहते हैं कि भी नेचुरल तरीके से भी कोशिश कर रहे हैं, यू नो। ओके मैम, जैसे आपने बताया कि IVF में केसेस में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या IVF का क्या फ्यूचर है? क्या नई टेक्नोलॉजी उसको रिमूव कर देगी? मैंने ऐसे नहीं कहा कि सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, मैंने कहा सक्सेस रेट लिमिटेड होता है। आप US जाके भी करोगे सक्सेस रेट उतना ही होता है। वी लिव अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ, हमारे जो सारे IVF लैब्स यहाँ पर है, हमारे एक पर्टिकुलर नॉर्म्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से वी हैव द वेरी गुड सक्सेस रेट। सक्सेस रेट इज़ 40 to 50%, विच इज़ अ गुड सक्सेस रेट। आपको मैं 10 बीज देती हूँ, मैं कहती हूँ 10 के 10 में से आप फल उगा के दिखाओ, आप उगा सकते हो? गारंटी तो नहीं ले सकते आप उस चीज़ की, बिकॉज इट इज़ आप फार्मिंग कर रहे हो, है ना? तो सेम वे हम भी बच्चेदानी में फार्मिंग ही कर रहे होते, अंदर बीज डाल दिया, आगे मतलब इट हैज़ टू ग्रो, अंदर जाके ब्लड सर्कुलेशन शुरू होना होता है, सारा कुछ करना होता है।
IVF को कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, बहुत एडवांसमेंट है इसमें। ये टेस्ट कितने के हैं जो PGT टेस्ट है जो आप बता रहे हैं? PGT टेस्ट है प्री जेनेटिक टेस्टिंग, मतलब अगर एबनॉर्मलिटी है कुछ, जैसे कईयों में कुछ एबनॉर्मलिटी आती है, कईयों की फैमिली में एक बच्चा जिसको कुछ प्रॉब्लम है, तो उस केस में हमें PGT एक्स्ट्रा करना पड़ता है, मतलब हम डे 5 पे बायोप्सी लेके टेस्ट करवाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज प्री जेनेटिक टेस्टिंग। तो उसमें 3 तरह के टेस्ट अवेलेबल है। एक होता है एन्यूप्लॉइडी के लिए, मतलब कुछ क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। दूसरा होता है SR, मतलब कभी कभी किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है तो हम वो पर्टिकुलर डिफेक्ट ढूंढ के निकालते हैं। और तीसरा होता है M मतलब सिंगल जीन डिफेक्ट होता है। तो अगर सपोज सिंगल जीन, जैसे थैलेसीमिया इज अ सिंगल जीन डिफेक्ट, तो उस केस में ये PGT-A, PGT-SR और PGT-M ऐसे 3 टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम एबनॉर्मलिटीज बता सकते हैं। अब उसका खर्चा IVF के अबाव अराउंड 1-1.5 लाख रुपए का आता है। पहले होते हैं वो टेस्ट IVF से बाद में होता है। IVF में जब बेबी बन जाता है तो वो भ्रूण एम्ब्रियो का टेस्ट करते हैं। तो उसे ठीक करा जा सकता है उसी टाइम से। उसे ठीक, मतलब उसमें से जो एबनॉर्मल वाले एम्ब्रियोज है वो नहीं डाले जाते, जो नॉर्मल वाले एम्ब्रियोज है वही डाले जाते हैं, टेस्ट करके डाले जाते हैं एम्ब्रियोज। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना मतलब कि देखो अगर आप IVF ही कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो आप कह रहे थे ना जैसे कि कोई पेशेंट की हिस्ट्री रही है, फैमिली हिस्ट्री, उसे आप रिमूव कर सकते हो IVF के टाइम। देखो अभी वो रिसर्च में चल रहा है, पर वो जो वो वाला देखो, हर एक एम्ब्रियो में नहीं वो एबनॉर्मलिटी आती। आप देखो अगर सपोज एक पेशेंट है, उस पेशेंट के सपोज 7 अंडे बनते हैं, तो 7 में से 5 अगर एम्ब्रियोज बनते हैं, 5 एम्ब्रियोज मतलब बेबी, अंडे और स्पर्म को मिला के जो बेबी बना है, तो उन 5 का हम टेस्ट करेंगे। उस 5 में से कई पेशेंट ऐसे जिनमें 4 में एबनॉर्मलिटी आती है और 1 ही नॉर्मल होता है। कई पेशेंट ऐसे थे जिनमें 3 नॉर्मल आते हैं और 2 एबनॉर्मल होते हैं। अलग अलग पेशेंट्स के अलग अलग। अभी मेरे पास एक पेशेंट है जिसके 10 एम्ब्रियोज बने थे, 10 में से 7 खराब थे, 3 नॉर्मल थे। और एक पेशेंट है जिसके 4 बने और चारों के चारों खराब थे। तो एटलीस्ट पेशेंट एक एबनॉर्मल चाइल्ड तो नहीं पैदा कर रहा है। सो दैट इज द थिंग, दैट इज वेरी इसका पर्पस है कि अगर जो नॉर्मल बेबी है वही अंदर डाला जाए। केस में क्या करते हो आप? किस केस में? अगर 4 के 4 अगर चारों के चारों, तो वी हैव टू गिव देम ऑप्शन ऑफ थर्ड पार्टी का मतलब डोनर एग लेने का या कोई और ऑप्शन देना। मतलब ये बार-बार हो एज ए रहा डोनर यूज करते हैं। नहीं और के लिए। नहीं यूज़ नहीं, डोनर एग लेना पड़ सकता है। नहीं, अच्छा ये बार-बार करना पड़ेगा फिर उसको कि टेस्ट के एक बार में ही आप बता देते हो कि यार दिस इज यूजुअली एक बार में मालूम पड़ जाता है अच्छा, कि इसमें ये प्रॉब्लम नहीं। फिर सेकंड, या तो वो पेशेंट को ना बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है हमें। दैट्स व्हाट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू दिस बिकॉज इट इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग। बहुत ज़्यादा टेक्निकल है सारा कुछ ना, जो प्री जेनेटिक टेस्टिंग है। हम लोग एम्ब्रियो पुलिंग हम कई बार कहते हैं 1 या 2 बार या 3 बार पिकअप करते हैं। हम कहते हैं कि अंडे बना के एम्ब्रियोज बना के फ्रीज करके रख देते हैं, फिर उनका टेस्ट करते हैं। कभी कभी पेशेंट कहते हैं मैंने लेना ही नहीं है डोनर एग, हमने अपना ही कोशिश करना है, तो उस केस में हम उनको फिर से पिकअप करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। फीस दोबारा होगी। फीस में लेके आप, लेकिन ये सब जगह होता है। हाँ, इंजेक्शंस, लैब, सी ऑल द इन्वेस्टिगेशन जो हमने टेस्ट वो तो हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन जो इंजेक्शंस लगने एग बनाने के लिए लैब का जो सारा खर्चा है वो तो सेकंड रिपीट होगा। इट वोंट बी द सेम एज द फर्स्ट वन, डेफिनेटली लेसर बट अमाउंट इज देयर। See the thing is recurring cost in the IVF is very much high. बहुत केसेस में देखा है कि बहुत सारे IVF यहाँ सेंटर 33 में भी एक बहुत केस, तो वहाँ जो खाते हैं ना तो बहुत सारे पिंच लेके बैठे होते हैं, मतलब ये मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े होते हैं, ज़्यादा होते हैं। मैंने थोड़ी सी जानकारी चाहिए, जो IVF के केसेस हैं ऑल ओवर इंडिया या चंडीगढ़ या कोई ऐसा कोई आपके पास डाटा है, कितने केसेस इन अ ईयर होते हैं? हम परसेंटेज के हिसाब से बोलेंगे तो अराउंड, देखो इनफर्टिलिटी की केसेस बात करते हैं पहले। इनफर्टिलिटी अराउंड 15% लोगों में होती है, और उसमें से जो IVF है वो सिर्फ 10% को लगता है। मतलब आप ये देखिए 90% सिंपल सही इलाज से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ओनली 10% रिक्वायर IVF। वो जो परसेंटेज लोगों को लगता है अगर किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं तो पक्का ही IVF होगा, ऐसा नहीं होता। सिंपल इलाजों से, कई बार दवाइयों से पेशेंट प्रेग्नेंट रहता है, कई बार सिंपल टेक्निक से जैसे IUI है, इंट्रायूराइन इंसेमिनेशन है, उससे प्रेगनेंसी हो जाती है। कई बार एक प्रोसीजर जिसको लैप्रोस्कोपी कहते हैं, अगर ट्यूब ब्लॉक्ड है, जैसे वो कह रहे थे सर पूछ रहे थे मुझे, ट्यूब ब्लॉक्ड है तो ट्यूब खोलने से नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है। कई बार कुछ रसौलियाँ होती है वो निकालने से नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आपने जेनेटिक चेंज की बात की आपने, ये अगर बैटरी है
हाँ। या थैलेसीमिया है या कोई और में मतलब जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, हाँ। जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, तो हम इंडिया दूसरी कंट्री से कितने आगे हैं या कितने पीछे हैं? हम साथ में हैं उनके। साथ में हैं। चाइना कई देखो चाइना जापान, अगर हम अभी चाइना की तो मैं बात ही नहीं करूँगी। नहीं, कैसे वो नकली हार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं या देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, रिसर्च हर जगह चल रही है, रिसर्च हर जगह चल रही है। कई हम लोग क्या, हम वी पीपल हियर आर मोर वर्कोहॉलिक्स, हम लोग काम ज़्यादा करते हैं, हम पब्लिश कम करते हैं, हम लोगों की ये गलती है। वहाँ उल्टा है, वहाँ पब्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं। अगर हम US कनाडा की बात करें या आप जैसे बोले जापान चाइना की बात करें, पब्लिकेशंस बहुत करते हैं। हमारे शायद इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है, एंड जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है वो बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे बहुत एक डॉक्टर को पता नहीं कितने पेशेंट्स उस हिसाब से रेशियो है, तो वो वहाँ नहीं है। वहाँ दिन के 4 या 5 पेशेंट देख के दिया, लाइक आज हमारा बहुत एक्सेसिव वर्कलोड हो गया, और हम यहाँ पे 50, 60, 100 पेशेंट्स भी दिन के देखते कई बार, सो दैट्स वाई हम लोग पब्लिकेशंस कम करते, जो हमारा जो फॉल्ट अगर मैं बोलूँगी हमारी कंट्री का। थैंक यू। कुछ और क्वेश्चंस हैं? हाँ जी।